Hello and welcome back to this course on robotics. In today's video, we are going to solve another problem related to the forward kinematics of a 3 degree of freedom articulated arm, also known as the TRR manipulator. So the T is for the twist joint, this R is for the revolute joint, and this another R is for another revolute joint. So ये अपना 3 degree of freedom का एक manipulator है. सो एज यू कैन सी ये जो ब्लैक वाला हमारा लिंक है, सो दिस इज़ लिंक 0 एंड दिस इज़ द फिक्स्ड लिंक. इसके ऊपर ये जो रेड कलर में हमने एक लिंक बनाया है, सो दिस इज़ लिंक 1. ये जो ब्लू कलर में लिंक है, दिस इज़ लिंक 2. और ये जो लास्ट में ब्लैक कलर में लिंक है, दिस इज़ लिंक 3. और ये जो लास्ट का पॉइंट है, दिस इज़ द टूल पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय P. सो जैसा आप जानते हो, बिटवीन लिंक 1 एंड लिंक 0 इन दोनों के बीच में एक जॉइंट फॉर्म होगा इस पोजीशन पे. सो दिस इज़ नथिंग बट जॉइंट 1 और ये हमारा ट्विस्ट जॉइंट है. सो दिस इज़ अ ट्विस्ट जॉइंट और इसका जॉइंट वेरिएबल है θ1. सिमिलरली बिटवीन लिंक 2 एंड लिंक 1 देर इज़ जॉइंट 2. जॉइंट 2 हमारा रेवल्यूट जॉइंट है रिप्रेजेंटेड बाय θ2. सिमिलरली अपने लिंक 3 और लिंक 2 के बीच में जो जॉइंट फॉर्म होगा दैट इज़ जॉइंट 3. ये जॉइंट हमारा रेवल्यूट जॉइंट है और इसका जॉइंट वेरिएबल है θ3. सो आई होप दिस इज़ द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोबोट दैट इज़ क्लियर टू यू नाउ. सो इस क्वेश्चन में हमको फॉरवर्ड किनेमैटिक्स इक्वेशन को डिराइव करना है. सो जैसा आपने ऑलरेडी लास्ट 4 न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करा है, सो हम सिमिलर अप्रोच फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे. सो स्टेप 1 इज़ टू सेट अप द होम पोजीशन और आइडेंटिफाई द होम पोजीशन. होम पोजीशन या फिर हमको इसकी रेस्ट पोजीशन को सेटअप करना है. सो फॉर होम पोजीशन फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज θ1 विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज ये एक ट्विस्ट जॉइंट है. जो सेकंड हमारा जॉइंट एंगल है θ2 दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0 फॉर द रेस्ट पोजीशन. और जो थर्ड हमारा जॉइंट एंगल है θ3 इसको भी हम 0 पुट कर देंगे. सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द होम पोजीशन. नाउ स्टेप 2 is to construct the kinematic diagram in the rest position या फिर होम पोजीशन. जो हमने होम पोजीशन डिफाइन करी है बाय दीज 3, इस पोजीशन पे हमको अपना काइनेमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना है. सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, वी विल ड्रॉ द फिक्स्ड लिंक दैट इज़ लिंक 0. उसके बाद हम लिंक 1 को ड्रॉ करेंगे और लिंक 1 और लिंक 0 के बीच में एक ट्विस्ट जॉइंट फॉर्म करेंगे. सो सबसे पहले हम इसकी काइनेमेटिक डायग्राम बनाएंगे. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ रफ डायग्राम. सो ये हो गया अपना लिंक 0. सो दिस इज़ लिंक 0. और ये जो पार्ट है ये भी हमारे लिंक 0 का ही पार्ट है. सो दिस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ लिंक 0. सो यहाँ पे मैं ट्विस्ट जॉइंट बना रहा हूँ. सो दिस इज द ट्विस्ट जॉइंट. अब हमको बनाना है अपना लिंक 1 यानी कि ये रेड वाला पोर्शन. सो दिस इज लिंक 1. ये हो गया अपना लिंक 1. सो दिस इज लिंक 1. अब लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में हमको एक रेवल्यूट जॉइंट बनाना है. सो इस पोजीशन पे एक रेवल्यूट जॉइंट आ जाएगा और यहाँ से हमारा लिंक 2 स्टार्ट हो जाएगा. सो लिंक 2 बनाने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे एट दी होम पोजीशन. सो होम पोजीशन में हमारा एंगल जो है वो 0 लिया है, दैट इज़ वाई ये हमारा हॉरिजॉन्टल आएगा. सो दिस इज़ लिंक 2. लिंक 2 और लिंक 3 के बीच में एक और रेवल्यूट जॉइंट है. सो इसको हमने ऐसे रेवल्यूट जॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया और अभी हमको लिंक 3 बनाना है इसके आगे.
सो एक और स्ट्रेट लाइन लेते हुए हमने लिंक 3 को कंस्ट्रक्ट कर लिया. सो दिस इज लिंक 3 और लिंक 3 के ये जो लिंक 3 है, लिंक 3 के एंड पर एक टूल पॉइंट है, यानी कि एंड इफेक्टर यहाँ पर हमने प्लेस करा हुआ है. सो सिम्बॉलिकली हम एंड इफेक्टर को बना लेते हैं. सो ये अपना एंड इफेक्टर हो गया एंड दिस इज द पॉइंट P विच इज़ नोन एज द टूल पॉइंट. इस पॉइंट पर हम अपने टूल को या फिर ग्रिपर को अटैच करते हैं. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड काइनेमेटिक डायग्राम ऑफ द फिजिकल रोबोट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो हमने अपना स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया है काइनेमेटिक डायग्राम को बनाकर. नाउ वी आर गोइंग टू यूज द डेनोविट हार्टेनबर्ग एल्गोरिदम. जो 5 स्टेप्स थे हम उसे यूज करते हुए यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को अटैच करेंगे. सो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हमको अपने जॉइंट्स को मार्क करना होता है. सो बिटवीन लिंक 1 एंड लिंक 0, यानी कि इस पोजीशन पे जो जॉइंट है, सो ये हमारा हो गया जॉइंट 1. बिटवीन लिंक 2, सो दिस इज लिंक 2 एंड दिस इज लिंक 1. सो लिंक 2 और लिंक 1 के बीच में जो जॉइंट है, दिस इज नथिंग बट जॉइंट 2. सिमिलरली लिंक 3 एंड लिंक 2 के बीच में जो जॉइंट है, ये वाला जॉइंट, इसकी मार्किंग करेंगे, दिस इज जॉइंट 3. अब हम अपने DH एल्गोरिदम को यूज करते हुए सबसे पहले Z एक्सिस को मार्क करेंगे और जो जॉइंट की एक्सिस होगी वहीं से हमारी Z एक्सिस पास होगी. सो जो हमारा जॉइंट 1 है, दिस इज नथिंग बट अ ट्विस्ट जॉइंट. ट्विस्ट जॉइंट की एक्सिस इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो ये हमारे ट्विस्ट जॉइंट की एक्सिस होगी. इसको हमने मार्क कर लिया है. सो इसको हम मार्क कर सकते हैं लाइक दिस. सो दिस इज पासिंग थ्रू जॉइंट 1. सो ये अपना हो जाएगा Z0. सिमिलरली जो हमारा जॉइंट 2 है, तो जॉइंट 2 से जो हमारी एक्सेस पास होगी दैट इज गोइंग टू बी Z1 और इसकी डायरेक्शन मेरे पे डिपेंड करती है. आई कैन टेक इट टू बी कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन और गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन. सो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है. सो मैंने इसको कंप्यूटर स्क्रीन के आउटसाइड एज्यूम कर लिया. सो दिस इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस शीट. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी Z1. Z1 इज पासिंग थ्रू जॉइंट 2. सिमिलरली जो हमारा जॉइंट 3 है, यहाँ से जो एक्सेस पास होगी दैट इज गोइंग टू बी, सो दैट इज गोइंग टू बी सो दिस इज गोइंग टू बी Z2. ये अपनी एक्सेस यहाँ से पास हो रही है, जॉइंट 3 से पास हो रही है. सो इसको जब हम मार्क करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी Z2. इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस ड्रॉइंग एंड कमिंग आउटवर्ड. ये डायरेक्शन मेरे पे डिपेंड करता है. सो इट इज़ बेटर जो हमारे प्रीवियस वाली Z एक्सिस का डायरेक्शन है, हम उसी डायरेक्शन में अपनी जो आगे वाली Z एक्सिस है उसको बनाएं. ठीक है, नाउ ये जो एंड इफेक्टर का फ्रेम है, यहाँ पर हम Z एक्सिस को मार्क कर सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी पैरेलल टू दी Z2 एक्सिस. सो इसको हमने मार्क कर लिया Z3. दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस ड्राइंग शीट. सो अपने DH एल्गोरिदम के हिसाब से हमने अपनी Z एक्सिस मार्क कर ली है. नाउ वी आर अबाउट टू मार्क दी X एक्सिस. सो अभी हमको सबसे पहले X एक्सिस मार्क करनी है. फॉर डूइंग इट, सबसे पहले हमको अपने इंटरमीडिएट फ्रेम्स की एक्सिस मार्क करनी है. सो वी विल लीव द बेस फ्रेम दैट इज फ्रेम 0 एंड द एंड इफेक्टर फ्रेम. फ्रेम 0 को और एंड इफेक्टर के फ्रेम को हम अभी टच नहीं करेंगे. सो दिस इज द इंटरमीडिएट फ्रेम 1 एंड दिस इज द इंटरमीडिएट फ्रेम 2. सबसे पहले हम इन दोनों इंटरमीडिएट फ्रेम की X एक्सिस और Y एक्सिस को मार्क करेंगे, इन फ्रेम्स को कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम अपने बेस फ्रेम को टच करेंगे और लास्ट में वी विल टच दी एंड इफेक्टर फ्रेम. सो सबसे पहले मेरे को X1 मार्क करना है.
सो x1 मार्क करने के लिए आई हैव टू लुक z0 एंड z1। z0 और z1 की कॉन्फ़िगरेशन हमको बताएगी कि x1 की डायरेक्शन कहाँ जाएगी। सो एज यू कैन सी z0 इस डायरेक्शन में है और z1 हमारी इस डायरेक्शन में है। सो बोथ आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर मैं अपनी z0 को एक्सटेंड कर देता हूँ वर्टिकली अपवर्ड लाइक दिस, अगर मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और इस एक्सिस को मैंने एक्सटेंड कर दिया लाइक दिस, सो ये क्या है, ये अपना z0 ही है, इसको हमने बस एक्सटेंड कर दिया है आगे की तरफ लाइक दिस। सो अब आप देख सकते हो दोनों एक्सेस हमारी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। z0 और z1 are both intersecting at this particular point. So according to the DH algorithm, the direction of x1 is going to be in a plane that is made up of z0 cross z1। इसका मतलब है जो x1 का डायरेक्शन है वो z0 का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम z1 के साथ कराएंगे तो उस डायरेक्शन में हमारी x1 की डायरेक्शन होगी। सो अगर z0 का डायरेक्शन ये है और z1 is coming out of the computer screen, so we can just take the cross product like this। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट from z0 towards z1 is going to be in this direction, that is in the right side। so right side में हम एक एक्सेस बनाएंगे like this। ये जो एक्सेस है this is एक्सेस x1। इसको देखने का एक तरीका और है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप अपने फिंगर्स को यानी अपने पाम को कर्ल करोगे z0 से z1 की तरफ, ठीक है, जब आप अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे इस डायरेक्शन में, सो आपका थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ x1। सो अभी हमारे पास z1 हो गया है, x1 हो गया है, ओनली एक्सेस दैट इज रिमेनिंग इज y1। सो y1 के लिए हम अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का राइट हैंड रूल यूज करेंगे and we will construct a coordinate system at this particular point। so जब आप z से x की तरफ जाओगे यानी कि z1 से x1 की तरफ जब आप जाओगे, so your thumb is going to point in this direction and this is the direction of y1। so let me just create y1। so ये y1 हो गई हमारी इस तरीके से। so this is y1। y1 z0 से ओवरलैप कर रही है एंड दिस पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0, सॉरी ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1। दिस पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1, दिस पॉइंट। सो इस तरीके से हमने अपने फ्रेम 1 को असाइन कर लिया है। सो इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। सो ये अपना फ्रेम 1 हो चुका है। अब हम असाइन करेंगे अपने फ्रेम 2 को। सो वी कैन राइट ओवर हियर दिस इज फ्रेम 1। अब अपने फ्रेम 2 को असाइन करना है। सो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फ्रेम 2 में हमारे पास z2 है, हमको पहले x2 फॉर्म करनी है। सो अगर आपको x2 एक्सेस मार्क करनी है, इसके लिए आपको z1 और z2 की डायरेक्शन को एनालाइज करना होगा। सो दिस इज z1 एंड दिस इज z2। z1 और z2 दोनों ही कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही हैं एंड बोथ आर पैरेलल। सो अगर आप DH एल्गोरिदम को देखना, सो उसमें एक केस होता है इन विच z1 एंड z2 व्हेन द टू z एक्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर, देन जो आप x2 का डायरेक्शन लोगे दैट इज गोइंग टू बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल। सो ये तो सिंपल केस निकला। यहाँ पे हम जो कॉमन नॉर्मल है बिटवीन एक्सेस z1 एंड एक्सेस z2 यानी कि दिस इज द कॉमन नॉर्मल। सो इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग हम अपनी x2 एक्सिस को मार्क कर लेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी दी एक्सिस x2। और अब z2 है आपके पास, x2 है। नाउ यू हैव टू यूज दी राइट हैंड ऑर्थोगोनल रूल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो इफ यू कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम z2 टुवर्ड्स x2, सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ योर थंब और यही हमारे y2 का डायरेक्शन है। सो हम यहाँ से इसको ऐसे बना सकते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ y2 और ये हमारा फ्रेम नंबर 2 है।
एंड दिस पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2। सो अभी हमने फ्रेम 1 मार्क कर लिया है जो कि इंटरमीडिएट फ्रेम है, फ्रेम 2 मार्क कर लिया है जो कि हमारा इंटरमीडिएट फ्रेम है। सो हमारे सारे इंटरमीडिएट फ्रेम्स मार्क हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू मार्क दी बेस फ्रेम, दैट इज फ्रेम 0। अभी आपको बेस फ्रेम मार्क करना है। सो नाउ वी विल यूज दी DH एल्गोरिदम अगेन। सो ये जो डायरेक्शन है, दिस वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज Z0। Z0 तो हमें पहले से ही पता है बिकॉज Z0 को जॉइंट 1 एक्सिस के अलोंग हमने फर्स्ट स्टेप में मार्क करा था। सो Z0 की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अभी आपको X0 मार्क करना है। सो X0 को अगर आप DH एल्गोरिदम को फॉलो करो, X0 को वी विल मेक इट पैरेलल टू X1 इन दी होम पोजीशन। सो जो X1 की डायरेक्शन है होम पोजीशन में, उसी डायरेक्शन में हम अपने X0 को बनाएंगे। सो फॉर X0 हमको, अगर आप DH एल्गोरिदम को देखोगे, सो X0 को बनाने के लिए वी हैव टू लुक X1 इन दी होम पोजीशन। सो बिकॉज ये एंटायर डायग्राम हमने होम पोजीशन पे कंस्ट्रक्ट करा है, दैट इज वाई X0 इज मेड पैरेलल टू X1 इन दी होम पोजीशन such that X0 passes through the origin of फ्रेम 1, है ना। आप X0 को कहीं भी बना सकते हो बट उसको X1 के पैरेलल होना चाहिए। सो मैं इसको इस टाइप से बना सकता हूँ, इस टाइप से बना सकता हूँ, बट आई विल मेक इट पास थ्रू अ पॉइंट दैट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1। अगर मैं इसको फ्रेम 1 के ओरिजिन से पास कराऊंगा सो मेरा एक DH पैरामीटर 0 हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको कहीं भी बना सकता हूँ बट आई विल चूज द ओरिजिन ऑफ पॉइंट और द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1। मैं यहाँ से अपने X0 को पास कराऊंगा पैरेलल टू X1 सो दैट आई विल मेक मैक्सिमम DH पैरामीटर्स इक्वल टू 0, ठीक। सो मैंने क्या करा, अपनी X1 एक्सेस बनाने के लिए आई कैन मेक इट फ्रॉम हेयर पैरेलल टू X1। X0 को यहाँ से भी बना सकता हूँ, यहाँ से भी बना सकता हूँ, ग्राउंड से भी बना सकता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू DH एल्गोरिदम आई विल मेक इट पास थ्रू द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1। मैं इस पॉइंट से अपनी X0 को बनाऊंगा, ठीक। दिस इज X0 जो कि X1 के पैरेलल तो है एंड इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 सो दैट जो हमारा DH पैरामीटर्स होते हैं वो 0 हो जाए, ठीक। सो दिस इज X0। सो आप देख सकते हो Z0 है अपनी ये एक्सेस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दिस इज X0। अब हमें Z0 और X0 पता है, सो वी विल टेक Z0 क्रॉस X0। सो अगर आप Z0 क्रॉस X0 करोगे, Z से X की तरफ आओगे, अपने पाम को रोटेट करोगे, कर्ल करोगे, सो योर थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट एंड इट इज गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। तो मैं यहाँ से एक एक्सेस बनाऊंगा लाइक दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी Y0। और ये जो अपना फ्रेम हो गया, ये हो गया फ्रेम 0। सो दिस इज नथिंग बट फ्रेम 0। और आप देख सकते हो फ्रेम 0 का ओरिजिन उसी पॉइंट पे आया जहाँ फ्रेम 1 का ओरिजिन था। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 एज वेल एज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0, यानी O0 भी यहीं से पास होगा इस पॉइंट से। सो इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। सो अब हमने फ्रेम 0 को मार्क कर लिया है, फ्रेम 1 को मार्क कर लिया है, फ्रेम 2 को मार्क कर लिया है। द ओनली फ्रेम दैट इज रिमेनिंग इज द एंड इफेक्टर फ्रेम जो कि फ्रेम 3 होगा। इसकी भी Z एक्सेस हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर ली है पैरेलल टू Z2। अब इसकी X एक्सेस बनानी है। सो जो X3 है अकॉर्डिंग टू DH एल्गोरिदम, X3 को यू कैन मेक इट परपेंडिकुलर टू Z2। सो Z2 के परपेंडिकुलर आप इसे बना सकते हो। सो दिस इज Z2। सो या तो मैं इसको इधर बनाऊं इस डायरेक्शन में, और आई कैन मेक इट इन दिस डायरेक्शन। सो आई विल चूज टू मेक इट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रीवियस X एक्सेस, यानी कि X2 की डायरेक्शन में ही हम अपने X3 को बना लेते हैं। और यू कैन ऑल्सो मेक X3 इन द डायरेक्शन ऑफ X0 इन द होम पोजिशन। सो दोनों में एक ही डायरेक्शन आएगी। सो बेटर है जो आपका प्रीवियस X एक्सेस है यानी कि X2 है, उसी की डायरेक्शन में आप अपने X3 को बना लो। नाउ आप यूज़ करो राइट हैंड रूल और Z से X की तरफ जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर और यही आपका Y3 हो जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ
y3। सो इस तरीके से हमने अपने फ्रेम 3 को भी मार्क कर दिया एंड दिस पॉइंट P इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3। सो आई होप आपको फ्रेम असाइनमेंट समझ आ चुका होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मेक दी DH पैरामीटर्स टेबल। सो ये अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। इन दी थर्ड स्टेप, now in the third step you have to make the DH parameters table. So DH table, because this is a 3 degree of freedom robot, that is why जो अपना DH table है इसमें 3 rows होंगी and 4 columns तो होते ही होते हैं। So 3 rows and 4 columns का हमको एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। सो फर्स्ट लेट मी जस्ट मेक द टेबल। सो ये अपना DH पैरामीटर्स टेबल है। इसमें हमारा ये जो है दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन या फिर हमारा फ्रेम का कॉलम है, ठीक। एंड दिस इज़ द कॉलम फॉर द जॉइंट एंगल थीटा आई। ये कॉलम है अपना DI यानी कि जॉइंट डिस्टेंस या फिर जॉइंट ऑफसेट। दिस इज़ दी AI। ये जो कॉलम है दिस इज़ फॉर दी लिंक लेंथ एंड ये जो अपना कॉलम है दैट इज़ फॉर अल्फा आई। अल्फा आई इज़ दी लिंक ट्विस्ट एंगल, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो ये जो फर्स्ट रो है दिस इज़ गोइंग टू शो दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। Second row is for the transformation of frame 2 with respect to frame 1 and third row is for the transformation of frame 3 with respect to the previous frame, that is frame 2। अब हमको ये DH parameters table fill करना है with the help of this kinematic diagram showing the different configuration of the coordinate frames। but before that हम अपनी जो degree of freedom है थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 यानी कि जो हमारे जॉइंट वेरिएबल्स हैं इनको मार्क कर लेते हैं। सो थीटा 1 इज़ दी जॉइंट वेरिएबल फॉर दी जॉइंट नंबर 1 यानी J1 पे हमारा जॉइंट जो वेरिएबल है दैट इज़ थीटा 1 एंड J1 से जो एक्सेस पास हो रही है दैट इज़ Z0। सो अबाउट द एक्सेस Z0, ये जो Z0 है Z0 पे हमारा थीटा 1 है। सो आप इस तरीके से शो कर सकते हो कि थीटा 1 इज़ रिलेटेड टू Z0। सिमिलरली जो थीटा 2 है दैट इज़ दी जॉइंट एंगल और द जॉइंट पैरामीटर फॉर जॉइंट नंबर 2 यानी जॉइंट 2 का जो पैरामीटर है यहाँ से एक्सेस पास हो रही है Z1। सो जो हमारी Z1 एक्सेस है दिस इज़ Z1 एक्सेस। Z1 एक्सेस पे हमारा जो जॉइंट वेरिएबल है दैट इज़ थीटा 2, इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हो। जो थीटा 3 है दैट इज़ द जॉइंट वेरिएबल और द जॉइंट एंगल फॉर जॉइंट 3 और जॉइंट 3 से जो एक्सेस पास हो रही है दैट इज़ Z2 यानी कि जो Z2 एक्सेस है ये वाली एक्सेस यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज़ नथिंग बट द जॉइंट वेरिएबल थीटा 3। सो अब हमने थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 को मार्क कर लिया है। नाउ वी कैन मेक दी DH पैरामीटर टेबल। सो सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फिल करेंगे। इसमें हमको सबसे पहले देखना है थीटा आई। सो थीटा आई इज़ दी रोटेशन ऑफ द फ्रेम 0 अबाउट द Z0 एक्सेस यानी कि जो हमारा फ्रेम 0 है ये वाला फ्रेम जिसकी Z0, X0 और Y0 एक्सेस है, फ्रेम 0 को Z0 के अबाउट हमें कितना मूव करना है सो दैट हमारी X0 और X1 के बीच में कोई भी एंगल ना हो, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करें। सो एज यू कैन सी इसके दो पार्ट होते हैं, थीटा आई के दो पार्ट होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द कांस्टेंट पार्ट दैट इज़ द एंगल दैट इज़ इन द होम पोजीशन एंड सेकंड वन इज़ अ वेरिएबल पार्ट ऑफ द एंगल दैट विल लुक अप फॉर ऑल द पोजीशंस ऑफ द मैनिपुलेटर एक्सेप्ट द होम पोजीशन। सो कांस्टेंट पार्ट तो होम पोजीशन में जो एंगल है उसको डील करता है और होम पोजीशन के अलावा भी तो अदर पोजीशंस में रोबोट ऑपरेट करेगा, उसके लिए भी है वह वेरिएबल पार्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट बताया हुआ है। सो इन प्लेस ऑफ थीटा आई जो कांस्टेंट एंगल है बिटवीन द टू एक्स एक्सेस यानी कि X0 और X1 इन दोनों के बीच में कांस्टेंट एंगल कितना है 0 डिग्री, बिकॉज दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं। बट ऑन द एक्सेस ऑफ रोटेशन
सो Z0 के अबाउट हम फ्रेम 0 को रोटेट कर रहे हैं. एक्सिस ऑफ रोटेशन इज Z0. Z0 पे देयर इज अ जॉइंट वेरिएबल प्रेजेंट, यानी कि यू हैव θ1. सो 0 प्लस θ1 इज, यू कैन राइट θ1. θ1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है. नाउ हम अब DI की बात करेंगे. सो DI इज द ट्रांसलेशन अलोंग द Z एक्सिस. अब इसको फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. सो DI का मतलब है कि हम अपने फ्रेम 0 को, सो आप फ्रेम 0 को अलोंग Z0 कितना यूनिट मूव करोगे सो दैट आपकी X0 एंड X1 ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाए. ठीक. सो अब हम देखते हैं जो हमारा X0 है, दिस इज X0 एंड दिस इज X1. तो ये ऑलरेडी एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं. इनके बीच में ऑलरेडी 0 यूनिट का डिस्टेंस है बिकॉज बोथ आर एट दी सेम ओरिजिन. दैट इज़ वाई हमको अपने फ्रेम 0 को Z0 के अलॉन्ग मूव करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बोथ द एक्स एक्सिस यानी कि X0 और X1 ऑलरेडी ओवरलैप कर रही हैं. दैट इज़ वाई DI की जगह पे हो जाएगा 0. नाउ हम फिल करेंगे AI की वैल्यू. सो AI इज द ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस. सो दैट मीन्स फ्रेम 0 को X1 की डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में कितना मूव करें सो दैट जो हमारी Z0 है, जो Z0 है हमारी ये एक्सिस, ये Z1 के साथ या तो अलाइन कर जाए या फिर जो हमारे ओरिजिन्स हैं फ्रेम 0 के और फ्रेम 1 के, ये एक दूसरे एक पॉइंट पे आके ओवरलैप कर जाए. सो एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, दोनों ओरिजिन्स O0 एंड O1 दोनों ओरिजिन्स ऑलरेडी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दैट इज़ वाई दे आर कोइंसिडेंट. दैट इज़ वाई हमको अपने फ्रेम 0 को X1 की डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी 0. नाउ जो लास्ट पैरामीटर है दैट इज़ अल्फा आई. सो अल्फा आई इज़ द रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस, यानी कि हम अपने फ्रेम 0 को X1, ये जो X1 एक्सिस है इसके अबाउट कितना रोटेट करें सो दैट हमारी Z0 और Z1 एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएं. सो अभी आप देख रहे हो जो अल्फा आई है यहाँ पे एक कांस्टेंट पार्ट होगा प्लस एक वेरिएबल पार्ट होगा. अब जो कांस्टेंट पार्ट की वैल्यू है दैट इज़ द कांस्टेंट एंगल बिटवीन Z0 एंड Z1. सो Z0 से Z1 के बीच में कितना एंगल है, दिस इज़ 90 डिग्री. और जो वेरिएबल पार्ट है दैट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस केस में हम अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को, जो कि X1 है, X1 पे हमारा कोई भी एक्सिस वेरिएबल ऑफ रोटेशन नहीं है. दैट इज़ वाई दिस इज़ 0. ठीक है. X1 पे कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है. दैट इज़ वाई ये 0 हो गया. अब कांस्टेंट पार्ट में हमारे पास कितना है, 90 डिग्री. अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द साइन ऑफ Z0 क्रॉस Z1. यानी कि जब आप अपनी फिंगर्स को Z0 से Z1 की तरफ कर्ल करोगे सो योर थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ X1. सो आपका थंब इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है X1 की डायरेक्शन में. दैट इज़ वाई यहाँ पे हम लेंगे पॉजिटिव 90. ठीक. अगर आपका थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता दैट इज इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ X1 तो यहाँ पर हो जाता माइनस का 90. बट अभी हमारा थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ X1. सो वी विल टेक इट प्लस 90. सो ये हो गया 90 डिग्री पॉजिटिव. सो हमने अपनी फर्स्ट रो को फिल कर लिया है. नाउ लेट अस फिल दी रो नंबर 2. सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1. देयरफॉर इसमें हम फ्रेम 2 को एनालाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1. सो सबसे पहले हम थीटा आई की वैल्यू देखते हैं. सो थीटा इज द रोटेशन अबाउट द Z एक्सिस, यानी कि हम अपने फ्रेम 1 को Z1 के अबाउट कितना रोटेट करें सो दैट हमारी X1 जो है ये वाली एक्सिस और X2 इन दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाए. सो देख सकते हो ऑलरेडी X1 एंड X2 आर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बोथ आर कोलिनियर. देयरफॉर ऑलरेडी इनके बीच में जो स्टैटिक एंगल है यानी कांस्टेंट एंगल है ये तो 0 डिग्री है. बट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने X1 के अबाउट रोटेट कराया था ना. सो एक्सिस सॉरी Z1 हमने Z1 के अबाउट रोटेट कराया था.
सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन z1. यहाँ पे एक जॉइंट वेरिएबल प्रेजेंट है θ2. सो इसके वेरिएबल पार्ट में यू हैव टू राइट θ2. सो दिस इज इक्वल टू θ2. सो आप अपने θi की जगह पे लिखोगे θ2. नाउ डी आई इज द ट्रांसलेशन अलोंग द z एक्सिस. सो इसका मतलब है कि हम अपने फ्रेम 1 को z1 के अबाउट, यानी जो हमारा फ्रेम 1 है ये फ्रेम, इसको z1 के डायरेक्शन में कितना मूव करेंगे सो दैट जो हमारी एक्सिस है x1 और x2 इन दोनों के बीच में इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस है या ऑफसेट है वो जीरो हो जाए. तो ऑलरेडी आप देख रहे हो बोथ आर मेड इन द सेम प्लेन, दैट इज द प्लेन ऑफ दिस कंप्यूटर स्क्रीन. सो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस द ऑफसेट इज ऑलरेडी जीरो, क्योंकि दोनों ही हमारे एक पर्टिकुलर प्लेन पे बने हुए हैं. देयरफॉर हमको अपने फ्रेम 1 को z1 की डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी x1 एंड x2 के बीच में जो डिस्टेंस है इन दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज जीरो. सो यहाँ पे हमारा di की वैल्यू दिस इज जीरो. नाउ हम ai की वैल्यू देखते हैं. सो ai इज द ट्रांसलेशन अलोंग द x एक्सिस. सो दैट मीन्स हम अपने फ्रेम 1 को x2 के डायरेक्शन में कितना मूव करेंगे सो दैट z1 और z2 दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ ai. सो हमको यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस अगर मैंने अपने फ्रेम 1 को यहाँ से पकड़ा, यानी ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 से पकड़ा और इतना डिस्टेंस मूव करा दिया सो दैट ये हमारे ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 पे आ जाए, ऐसे केस में z1 ओवरलैप कर जाएगी z2 के साथ. सो जो हमारा ai है वहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस मैंने शायद यहाँ पे मार्क करना मैं भूल गया हूँ. हाँ, तो ये डिस्टेंस लेट मी जस्ट चेक द क्वेश्चन. सो ये मार्किंग मिस हो गई थी. सो इस डिस्टेंस को हमने फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लेट अस कॉल इट L2. ये हमारा लिंक लेंथ 2 है, यानी लिंक 2 की जो लेंथ है दिस इज L2. और इस पॉइंट से लेके ये अपने एंड इफेक्टर पॉइंट तक लेट अस मार्क दिस डिस्टेंस एज L3. ठीक है, ये हमारे लिंक 3 की लेंथ है. सो ये हमने मिस कर दिया था. सो इसी को हम अपने काइनेमेटिक डायग्राम में मार्क कर लेते हैं. सो दिस डिस्टेंस इज L2 एंड दिस डिस्टेंस इज L3. ठीक. सो जो हमको अपने फ्रेम 1 को x2 की डायरेक्शन में मूव कराना है दैट इज इक्वल टू L2. अगर हम L2 डिस्टेंस मूव कर देंगे सो हमारी z1 एक्सेस z2 के ऊपर आके कोइंसिडेंट हो जाएगी और यही वैल्यू हमारी ai की है. सो दिस इज L2. अब हम बात करते हैं अल्फा i की. सो अल्फा i इज द रोटेशन अबाउट द z एक्सिस. सो इसका मतलब है कि हम अपने फ्रेम 1 को अल्फा i इज द रोटेशन अबाउट द x एक्सिस. ठीक. सो इसका मतलब है कि हम अपने फ्रेम 1 को x2 के अबाउट कितना रोटेट कराएं सो दैट जो z1 है और z2 है दोनों के बीच में जो एंगल है वो ज़ीरो हो जाए. सो रोटेशन इज अबाउट x2 एक्सिस. सो ऑलरेडी z1 और z2 दोनों ही कंप्यूटर स्क्रीन के परपेंडिकुलर आउटसाइड आ रहे हैं. दैट इज़ वाई इन दोनों एक्सिस के बीच यानी z1 के बीच और z2 के बीच जो एंगल है वो ऑलरेडी 0 डिग्री है. सो दिस इज़ द कांस्टेंट पार्ट प्लस वेरिएबल पार्ट. अगर हम देखें सो जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है यानी कि x2 पे कोई भी रोटेशन वाला वेरिएबल नहीं है. फॉर एग्जांपल कोई भी थीटा प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे. ठीक. सो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पर देयर इज़ नो रोटरी वेरिएबल प्रेजेंट, दैट इज़ वाई यहाँ पे 0 हो जाएगा. सो 0 + 0 वी कैन सिंपली राइट इट 0. अब हम बात करते हैं अपने रो 3 की. सो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 3 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2. सबसे पहले हम थीटा आई देखेंगे. सो थीटा आई इज़ द रोटेशन अबाउट द z एक्सिस. इसके लिए हमको फ्रेम 3 को एनालाइज करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम 2. सो थीटा आई मतलब हम अपने फ्रेम 2 को, इस वाले फ्रेम को z2 के अबाउट कितना रोटेट करें सो दैट x2 और x3 के बीच में एंगल जो है वो 0 हो जाए. सो ऑलरेडी आप देख रहे हो x2 और x3 बोथ आर अलोंग अ कॉमन स्ट्रेट लाइन. सो दोनों के बीच में जो कांस्टेंट एंगल है दैट इज 0 डिग्री. बट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन
Z2 के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, सो एक्सेस ऑफ रोटेशन पे देयर इज अ रोटरी वेरिएबल प्रेजेंट, सो यहाँ पे हमको वेरिएबल पार्ट जोड़ना पड़ेगा, सो 0 प्लस थीटा 3 दैट इज इक्वल टू थीटा 3, सो डी जो थीटा आई है यहाँ पे वैल्यू इज थीटा 3। नाउ हम बात करते हैं डी आई की, सो डी आई इज दी ट्रांसलेशन अलोंग द जेड एक्सेस, सो हम फ्रेम 2 को देख रहे हैं, सो हम अपने फ्रेम 2 को Z2 के डायरेक्शन में कितना मूव करें सो दैट X2 और X3 के बीच में अगर कोई ऑफसेट है इन दिस डायरेक्शन वो ज़ीरो हो जाए। सो ऑलरेडी हमको पता है X2 और X3 एक पर्टिकुलर सिंगल प्लेन में है, दैट इज द प्लेन ऑफ दिस ड्राइंग शीट, सो इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलरेडी ज़ीरो, देयरफॉर जो हमारा डी आई है ये हो जाएगा ज़ीरो। नाउ ए आई की बात करते हैं, सो ए आई इज द ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, सो हम अपने फ्रेम 2 को x3 के डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में कितना मूव करें सो दैट Z2 और Z3 एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए। इसका आंसर होगा L3, बिकॉज अगर हम अपने फ्रेम 2 को यहाँ से उठाकर L3 डिस्टेंस मूव करके यहाँ पर ड्रॉप करें सो हमारी Z2 और Z3 एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी, सो द आंसर इज L3, यानी कि L3 होता है हमारे लिंक 3 की लेंथ, सो AI पे आ जाएगा हमारा L3 और अल्फा आई दैट इज द रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि हम अपने फ्रेम 2 को X3 के अबाउट कितना रोटेट कराएं सो दैट Z2 और Z3 के बीच में जो एंगल है वो ज़ीरो हो जाए। सो ऑलरेडी Z2 इज़ कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, Z3 इज़ कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, सो दोनों ही इस कंप्यूटर स्क्रीन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हैं, सो दोनों के बीच में कांस्टेंट एंगल तो ज़ीरो है। प्लस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है X3, यहाँ पर कोई भी रोटरी वेरिएबल नहीं है, कोई भी थीटा हमारे पास नहीं है, सो जो वेरिएबल पार्ट होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, एंड ज़ीरो प्लस ज़ीरो सिंपली आप यहाँ पे ज़ीरो लिख सकते हो। सो ये हमने अपना DH पैरामीटर टेबल फिल कर लिया है। इसके बाद हम जो होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हैं उसको डिराइव करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टेप 4। सो जो हमारा स्टेप 4 है दैट इज टू कंप्यूट द होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस। सो ये अपना स्टेप 4 है। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। इसको हम अपने DH टेबल से करेंगे। सो सबसे पहले थीटा आई है, सो दैट इज रोटेशन अबाउट द Z एक्सिस बाय थीटा 1। उसके बाद ये ज़ीरो है तो हम इसको स्किप कर देंगे, ये भी ज़ीरो है इसको भी स्किप कर देंगे। इसके बाद है दैट इज रोटेशन अबाउट द X एक्सिस बाय 90 डिग्री, और इसकी हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सो ये मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूले बता चुका हूँ। सो दिस इज cos थीटा 1, वी विल राइट इट कॉलम वाइज, साइन थीटा 1 0 0 माइनस साइन थीटा 1 cos थीटा 1 0 0 0 0 1 0 एंड लास्ट इज दी 0 0 0 1। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है विथ रोटेशन अबाउट X एक्सिस बाय 90 डिग्री। सो इसकी वैल्यू में लिख दे रहा हूँ। सो दिस इज 1 0 0 0 0 cos 90 sin 90 0 0 माइनस साइन 90 cos 90 0 एंड लास्ट वन इज 0 0 0 एंड 1। सो इसको आप वैल्यू पुट कर लेना। सो इंस्टेड ऑफ cos 90 माइनस साइन 90, सो वी कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू। सो यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर ले रहा हूँ डायरेक्टली। सो यहाँ पे cos 90 था, सो cos 90 इज 0, साइन 90 की जगह पे हम लिखेंगे 1, माइनस साइन 90 की जगह पे लिखेंगे -1, और
cos 90 की जगह पे लिखेंगे हम 0। सो ये हो गई, इसको जब आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 0। सो मैं इसको कॉलम वाइज लिख रहा हूँ। सो दिस इज cos थीटा 1 sin थीटा 1 0 0 0 0 1 0 sin थीटा 1 minus cos theta 1 0 0 and last one is 0 0 0 and 1. So this is the transformation of frame 1 with respect to frame 0. Similarly हम अपने DS टेबल से कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। सो ये अपने DS टेबल से आप सेकेंड रो देखोगे। सो दिस इज रोटेशन अबाउट द Z एक्सिस बाय थीटा 2। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ rotation about the Z axis by theta 2 multiplied by translation along the X axis by L2। so यहाँ पे आ जाएगा translation along the X axis by L2। so यहाँ पे इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ पुट करनी है। so ये मैं कॉलम वाइज लिखूँगा, दैट इज़ cos थीटा 2 sin थीटा 2 0 0 minus sin theta 2 cos theta 2 0 0 0 0 1 0 and last one is 0 0 0 1। मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस बाय L2 अमाउंट। सो इसका ये जो रोटेशन पार्ट है दैट इज आइडेंटिटी, वी कैन डायरेक्टली राइट, एंड दिस इज पर्सपेक्टिव। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट पार्ट है दैट इज L2 अलॉन्ग द एक्स एक्सिस y और z पे 0 0। सो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे सो यू विल गेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 और इसकी वैल्यू होगी मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना। आई एम गोइंग टू राइट इट कॉलम वाइज। सो दिस इज cos थीटा 2 sin थीटा 2 0 0 माइनस sin थीटा 2 cos थीटा 2 0 0 0 0 1 0। लास्ट में आ जाएगा L2 cos थीटा 2 यानी L2 C2, देन L2 sin थीटा 2 0 एंड 1। एंड सिमिलरली हम थर्ड रो से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 3 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये करने के लिए थीटा आई की वैल्यू है थीटा 3, यानी कि रोटेशन हमारा Z एक्सिस पे हो रहा है बाय थीटा 3 फॉलोड बाय ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस बाय L3। सो इसके बाद हो रही है ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस बाय L3। सो इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं cos 3 sin 3 0 0 माइनस sin थीटा 3 cos थीटा 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0। जो लास्ट कॉलम है दैट इज 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड लास्ट इज L3 0 0 1। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 3 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2। सो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा cos थीटा 3 sin थीटा 3 0 0 माइनस sin थीटा 3 cos थीटा 3 0 0 0 0 1 0। लास्ट कॉलम इज L3 cos थीटा 3 L3 sin थीटा 3 0 एंड 1। सो अभी हमने तीनों ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली हैं। सो जो हमारा फिफ्थ स्टेप है इज टू कंप्यूट दी कंपोजिट या फिर ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फ्रॉम द इंडिविजुअल 3 matrices
दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ठीक, सो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को आपको फाइंड आउट करना है। सो इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 3 विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम दैट इज फ्रेम 0। सो ये आपको ऑलरेडी पता है, सो यू हैव टू टेक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 3 with respect to the frame 2, pre-multiply it with the transformation of frame 2 with respect to frame 1, and pre-multiply this with the transformation of frame 1 with respect to the frame 0. So ये तीनों मेट्रिसेस की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, एंड लेट मी जस्ट डायरेक्टली राइट द आंसर, बिकॉज ये जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू आप यहाँ से कॉपी कर लेना, ये जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू आप यहाँ से कॉपी कर लेना, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। सो ये वैल्यू आप यहाँ से ले लेना। सो यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट डायरेक्टली राइटिंग द आंसर। सो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं इसका। सो जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज C1 C23। सो जो C1 है इसका मतलब है cos ऑफ थीटा 1, एंड जो C23 है इसका मतलब है cos ऑफ थीटा 1 प्लस cos ऑफ थीटा 2 प्लस थीटा 3। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया हुआ है। ठीक, सो दिस इज C1 C23, दिस इज S1 C23। जब आप सॉल्व करोगे फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री से इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, साइन 2 3 इसका मतलब है साइन ऑफ थीटा 2 प्लस थीटा 3। ठीक है ना, सो इसको हम शॉर्ट में S23 लिख देते हैं। और जो लास्ट में है दैट इज़ 0। अब सेकंड कॉलम की बात करेंगे। सो सेकंड कॉलम में -C1 S23 माइनस S1 S23 C23 0। थर्ड कॉलम इज S1 minus C1 0 0, and fourth column is C1 and in square brackets L3 C23 प्लस L2 C2। ये पहला एलिमेंट हो गया फोर्थ कॉलम का। सेकंड एलिमेंट इज S1 ब्रैकेट L3 C23 प्लस L2 C2। थर्ड एलिमेंट इज L3 S23 प्लस L2 S2, एंड दिस इज द स्केल फैक्टर। सो ये हो गया आपका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, यानी कि T3 विद रिस्पेक्ट टू 0। सो दिस इज द आंसर। सो लेट मी जस्ट वेरीफाई इट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, और ये अपना फर्स्ट कॉलम है, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, एंड दिस इज द फोर्थ कॉलम, और ये अपना दिस इज पर्सपेक्टिव, एंड ये अपना हो गया स्केल फैक्टर। सो ये आपका आंसर हो गया। जब आप सॉल्व करोगे, सो इफ़ यू डू द मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट वेरी लॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, आपको बहुत लंबे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मिलेंगे। सो यू हैव टू यूज़ द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड यू हैव टू रिड्यूस इट डाउन टू दिस फॉर्म। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूँ C1 S23, सो यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं दैट इज एक तो हो गया थीटा 1, हो गया थीटा 2 एंड थीटा 3। सो अगर हम इसको रिड्यूस नहीं करेंगे सो हमको थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 से डील करना पड़ेगा। बट अगर आप थीटा 2 एंड थीटा 3 को कंबाइन कर देते हो एंड यू मेक इट सम अदर वेरिएबल लाइक S23, सो अब आपको ओवरऑल दो वेरिएबल से डील करना है, दैट इज फर्स्ट वन इज थीटा 1 एंड द सेकेंड वेरिएबल इज 2 3, यानी कि थीटा 2 3। सो आपने क्या करा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 3 to 2। सो हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करके हम फार्मूला जो अपना मेन आंसर है इसको हम कॉम्पैक्ट इसलिए बनाते हैं सो दैट जब आप अपने एल्गोरिदम्स को कंप्यूटर पे रन करोगे वहाँ पे आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस कर देते हो। जैसे कि आपने 2 और 3 को कंबाइन करके थीटा 2 3 बना दिया,
ऐसे ही कई बार θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 हम बनाते हैं. सो हम 3 वेरिएबल्स को रिड्यूस करके इनटू अ सिंगल वेरिएबल दैट इज θ1 2 3 में कन्वर्ट कर देते हैं. इससे जो नंबर ऑफ कैलकुलेशंस होती हैं, जो नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस होती हैं दैट हैज़ टू बी डन बाय आवर कंप्यूटर, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती हैं. और हम लेस कंप्यूटेशनल पावर में बेटर आई वुड से एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी अचीव कर लेते हैं, और हमारा जो सिस्टम होता है उस पर लोड भी कम पड़ता है. दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, ये आप ज़रूर ट्राई करना. एंड विद this is the end of this numerical, and in the next part of the video we are going to solve another numerical in the upcoming video, that is going to be this numerical. So ये again एक 3 degree of freedom का manipulator है. So I think this is a spherical robot, I guess. No, this one is a cylindrical robot. So this is a cylindrical robot. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने इस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट मैनिपुलेटर को, इसकी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स सॉल्व करेंगे. सो दिस इज अ TSR मैनिपुलेटर. द फर्स्ट जॉइंट इज अ ट्विस्टिंग जॉइंट, द सेकंड जॉइंट इज अ स्लाइडिंग जॉइंट, सो दिस इज अ स्लाइडिंग और अ प्रिज्मेटिक जॉइंट, एंड थर्ड वन इज अ रेवल्यूट जॉइंट. सो ये आपका एक सिलेंड्रिकल रोबोट है. इसकी जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स है वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दी नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन, thank you very much for watching this video.